फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मौर्य व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए यानी हिस्ट्री सीरीज के तहत हम लोग का चल रहा था मौर्य काल। और मौर्य काल में हम लोग आज देखेंगे मौर्य प्रशासन यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। यानी कि अगर इसमें देखिएगा, उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था था और सर्वोपरि कौन होता था, तो ये राजा सर्वोपरि होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया जाता था। यानी अर्थशास्त्र कहता है कि राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया कि प्रजा का भलाई कैसे हो, इसको ध्यान में रखकर राजा शासन करता था। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल था। यानी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कहाँ पे है? अर्थशास्त्र में है। ये आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा। उसके बाद शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। उसमें भी जो शीर्ष अधिकारी होता था उसको तीर्थ या महामात्र कहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कुल 18 है। यानी कि देखिए, तीर्थों की कुल संख्या कितनी? 18 है। उन्हें 4800 पन वेतन के रूप में मिलते थे। पन का मतलब 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का, और एक जो है तीर्थ को 48,000 पन वेतन के रूप में मिलता था। तीर्थ या महामात्य मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दौवारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशास्ता, प्रदेष्टि, पौर, व्यावहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्रिपरिषद, दंडपाल, दुर्गपाल एवं अंतःपाल, ये सभी के सभी तीर्थ या महामात्य होते थे। शासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का होना जरूरी था, जो शासक को सलाह देने में सक्षम था। मंत्रिपरिषद का मुख्य काम राजा को सलाह देना था। उसके बाद देखिएगा, प्रमुख अधिकारी। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी, ये पन्याध्यक्ष या वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। ये बहुत बार पूछा गया है कि पन्याध्यक्ष क्या होता था? वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, ये कृषि विभाग का अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते थे। उसके बाद अक्षपट्टलिक या महालेखाकार, महालेखाकार को क्या कहते थे? अक्षपट्टलिक कहते थे। माप तौल का अधिकारी पतवाध्यक्ष होता था। बंदरगाहों का अध्यक्ष पत्नाध्यक्ष होता था। 2 प्रकार के न्यायालय थे, कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय होता था, और धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय होता था। प्रांत, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग विजय के बाद ये प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। प्रांत और उसकी राजधानी के बारे में बात करें, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, मध्य क्षेत्र पाटलिपुत्र, अवंतीपथ उज्जैन, कलिंग का तोसली, ये 5 प्रांत था अशोक के समय, याद रखिएगा। उसके बाद अशोक के प्रमुख अधिकारी देखिएगा, समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, शनिदाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। व्यवहारिक क्या होता था? दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश। धम्म महामात्र, समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना धम्म महामात्र का काम था। अंतर महामात्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी होता था। अस्त्राध्यक्ष, महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी। रज्जुक, साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी। युक्तक, जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले अधिकारी। प्रादेष्ठा, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिए, महामात्य प्रसर्प, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। उसके बाद देखिए, प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता था। जिले के नीचे स्थानिक थे, जिनमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। विषयपति विषय का मुखिया था। ग्रामिक ग्राम का प्रधान था, तथा गोप 10 ग्रामों का शासन संभालता था। समिति देखा जाए तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी, तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ये समिति देखिएगा, प्रथम विदेशियों की देखरेख, द्वितीय जन्म मरण की देखरेख, तृतीय उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण, चतुर्थ वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठम ये था बिक्री कर वसूलने का कार्य। ये था समितियां। अब सेना देखिएगा, सैनिकों को नगद वेतन मिलता था, तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। मौर्यों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में
6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी एवं 8,000 अश्व चालित रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य। सेना की 6 समितियां: प्रथम जल सेना, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सेना की व्यवस्था, चतुर्थ अश्व सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख, छठा रथ सेना की देखरेख। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था देखिएगा। महामात्य प्रसर पर यह गुप्त विभाग का प्रधान था। गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र में गुप्त पुरुष को गूढ़ पुरुष कहा गया है, यानी गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। संस्था, एक जगह स्थिर होकर गुप्तचारी करने वाले को संस्था कहा जाता था। तो ये सारी व्यवस्था आप जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। संचरा क्या होता था भाई? तो घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा कहा जाता था। अगर हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करें, मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। इसका आधार जन्म था। दासों को कृषि के कार्य में लगाया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। सबसे अधिक सम्मानित लोग ब्राह्मण थे। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातियां थी जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। कितने प्रकार के वर्ण संकर जातियां थी? 15 प्रकार के। वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समान माना जाता है। और मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्गों में बांटा। और जिसमें दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद, ये हो गया। अब अनुलोम विवाह देखते हैं। इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ग की होती थी। प्रतिलोम विवाह पुरुष निम्न वर्ण एवं कन्या उच्च वर्ण की होती थी। नियोग प्रथा, स्त्री का अपने देवर के साथ रहना, ये नियोग प्रथा था। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। अनिष्कासनी वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी, अनिष्कासनी कहलाती थी। गणिका, वेश्या को गणिका कहा जाता था। रूप जीवा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूप जीवा कहा जाता था। आर्थिक स्थिति यदि देखिएगा, मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त होते थे। इनका प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना होता था। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखेंगे। और मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, जो भी आप पढ़ते हैं कम पढ़िए, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। ये शॉर्ट नोट्स जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। और सभी बातें लिखनी नहीं है, जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में कितने अध्यक्ष होते थे, तो 26। ये आप अर्थशास्त्र के अनुसार 26 अध्यक्ष, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, फिर रिवीजन करने में सुविधा होगी। अगर हमारा यह सीरीज आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।